दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं पोस्टपार्टम हैमरेज और उसकी चिकित्सा, पोस्टपार्टम हैमरेज एंड इट्स ट्रीटमेंट, यानी प्रसवोत्तर रक्तस्राव और उसकी चिकित्सा। ऐसा केस बार बार लोगों को मिलता है। कई लोगों के आग्रह पर इस वीडियो को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पोस्टपार्टम हैमरेज को हम देखेंगे कि पोस्टपार्टम हैमरेज, पहले हम इस बात को देखेंगे कि पोस्टपार्टम हैमरेज क्या है, फिर इसके बाद इसके जो कॉजेटिव फैक्टर्स कॉज होंगे, कारण होंगे पोस्टपार्टम हैमरेज के, उस कारणों की चर्चा की जाएगी। उसके साइन सिम्टम्स को हम देखेंगे, साथ ही साथ हम इसके रूब्रिक्स की भी चर्चा करेंगे। अब हम जो भी साइन सिम्टम्स, आप ठीक से देखें, इसमें साइन सिम्टम्स जितने आते हैं उस साइन सिम्टम्स के आधार पर हम रूब्रिक्स का निर्माण करेंगे अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक रेपर्टरी। तो रेपर्टरी के अनुसार हम उसका रूब्रिक्स बनाएंगे। उन तमाम एलोपैथिक जो सिम्टम्स हैं, उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, उन तमाम साइन सिम्टम्स को लेकर के हम रूब्रिक्स तैयार करेंगे। फिर केस हिस्ट्री, हम एक दो केस हिस्ट्री इसके साथ प्रोड्यूस करेंगे और किस तरह से रेपर्टराइज करके और मेडिकेशन किया जाता है, इस बात की चर्चा फिर हम इसमें करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पोस्टपार्टम हैमरेज को देखें। पोस्टपार्टम हैमरेज यानी पोस्ट यानी बाद, पार्टम माने जन्म, प्रसव, बच्चे का प्रसव, और हैमरेज यानी रक्तस्राव। तो जन्म के बाद किसी महिला में ऐसे जन्म के बाद जो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है वो तो होना है, लेकिन जब नॉर्मल से अधिक ब्लीडिंग हो जाए, वो 500 ml से ज़्यादा लॉस हो जाए, तो प्रसवोत्तर, प्रसव के बाद से लेकर 32 सप्ताह के बीच में यह कभी भी हैमरेज हो सकता है, ये ब्लीडिंग हो जा सकती है। तो देखें इसमें हम ये पोस्टपार्टम हैमरेज को, तो पोस्टपार्टम हैमरेज, इसको शॉर्ट में PPH भी कहा जाता है, यानी पोस्टपार्टम हैमरेज। फिर ये प्रसव के पहले भी ब्लीडिंग हो जाता है एबॉर्शन होने पर, एंटीपार्टम हैमरेज, उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखें पोस्टपार्टम हैमरेज के बारे में। तो PPH, पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज इज कॉमनली डिफाइंड एज ए ब्लड लॉस ऑफ 500 ml और मोर विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ टू 32 वीक्स, यानी जन्म से लेकर 32 सप्ताह के अंदर में। अब इसके कारणों की चर्चा करें हम क्या कारण इसके हो सकते हैं, उस कारण की भी हम चर्चा करते हैं थोड़ा। तो इसके जो कारण हैं, यह पहला, बर्थ के समय टीयर्स इन द सर्विक्स और वेजाइनल टिश्यू, यानी सर्विक्स वेजाइनल टिश्यू में फट जाता है, टीयर्स हो जाते हैं, दरार फट जाने के कारण हो सकता है। ये जो टीयर्स होंगे, तो ये जो वेजाइनल और यूटेराइन जो टीयर्स होंगे, तो हम देखें कि टीयर्स इन द सर्विक्स, द टीयर्स आर मोर कॉमन in case of cervical edema, large fetus और instrumental extraction
यानी फॉरसेप से हो या और वैक्यूम एक्सट्रैक्टर के द्वारा डिलीवरी कराया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये टीयर्स होने की संभावना रहती है। ए स्पेशल स्टेराइल सेट शुड बी अवेलेबल इन एवरी मैटरनिटी वार्ड फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप सर्वाइकल एंड वेजाइनल टीयर्स। ये हमेशा ये एज ए रूल है कि वहाँ स्टेराइल सेट रखा जाए हमेशा, ताकि यदि कहीं अधिक टीयर्स हों तो ऐसी स्थिति में हम उसको फॉरसेप से या फिर उसमें स्टिच कर सकें, उसका मैनेजमेंट कर सकें। टीयर्स कैन हील विदिन 7 to 10 days within appropriate treatment. Depending on the severity of the tear, stitches or medicated creams and ointment may be used. तो ये इसके कॉज हुए। पहला हम इसमें फिगर को देखेंगे, टीयर्स के फिगर को। तो यहाँ फिगर 1 को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब आइए दूसरा कॉज में, ब्लड वेसल्स टीयर इन यूटेरस। यूटेरस के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका फट जाना। तो ब्लड वेसल्स ऑफ यूटेरस, यूटेराइन एटोनी, आफ्टर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड, दीज कॉन्ट्रैक्शंस help compress the bleeding vessels in the area where the placenta was attached. जहाँ प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के निकल जाने के बाद, उसके डिलीवर हो जाने के बाद वहाँ सिकुड़न हो जाता है। यह नॉर्मल है कि यह सिकुड़न होकर के और बंद हो जाएगा ब्लीडिंग होना। आप जानते हैं कि प्लेसेंटा से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, और प्लेसेंटा से ही उसके सारे ऑक्सीजन से लेकर के सारे जितने भी ये न्यूट्रिशंस होते हैं ये सारे उसमें होता है, पोषण उसी से होगा। तो इफ़ द यूटेरस डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली इनफ, कॉल्ड यूटेराइन एटोनी, तो दीज ब्लड वेसल्स bleed freely and hemorrhage occurs. This is the most common cause of postpartum hemorrhage. अब देखेंगे हम तीसरे कॉज में कि ब्लड क्लॉटिंग डिजॉर्डर्स। जो ब्लड क्लॉट करना चाहिए, ब्लीडिंग कैसे बंद होता है? तो क्लॉटिंग के माध्यम से। जब ब्लड क्लॉट कर जाएगा, फाइब्रिनोजेन जब फाइब्रिन बनाता है तो वह फाइब्रिन एक जाल बना के क्लॉट हो जाएगा और उस जाल में आकर के WBC RBC फंस जाते हैं और इस तरह से वह क्लॉट बन जाता है। हालांकि इसके लिए वो कई फैक्टर्स हैं, 13 फैक्टर्स या बताए गए हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो कोगुलेटिंग डिफेक्ट्स, परप्यूरिया एंड अदर हेमरेज कंडीशंस contains von Willebrand disease, hereditary factors, 11 deficiency, hereditary deficiency of other clotting factors, hemorrhage disorders due to circulating anticoagulants, acquired coagulating factors deficiency, primary thrombophilia, other thrombophilia, other specified coagulation defects, इस तरह से और कुछ अनस्पेसिफाइड इसके कॉज हो सकते हैं ये ब्लड कोगुलेशन में। तो तीसरा हुआ ब्लड क्लॉटिंग डिजॉर्डर्स। चौथा प्लेसेंटा प्रॉब्लम्स, एब्रप्शन, प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पर प्लेसेंटा डिजॉर्डर्स भी हो सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया खास करके मेजर कॉज इसमें प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया
देखें हम लोग ये फिगर 3 में देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया को। तो प्लेसेंटा प्रीविया, द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन मोस्ट प्रेगनेंसीज द प्लेसेंटा अटैच्ड एट द टॉप और ऑन द साइड ऑफ द यूटेरस। ये फिगर 5.3 में आप लोग देखेंगे। इसमें 4 फिगर दिखाए गए, 3 फिगर हैं। जो नॉर्मल प्लेसेंटा का पोजीशन है वह दिखाया गया है, दूसरा एबनॉर्मल का है, और तीसरा वो पार्शियल होगा, और तीसरा टोटल ये प्लेसेंटा प्रीविया उसमें दिखाई देगा। चूँकि टोटल उस रास्ते को ही बंद कर दिया है वह प्लेसेंटा प्रीविया। तो यूटेरस on the side of the uterus, in placenta previa, the placenta attach low in the uterus. The placenta might partially or completely cover the opening of the uterus, called cervix. Placenta previa can cause severe bleeding in the mother before, during and after delivery. Placenta previa is previously known as complete previa. बताया 3 तरह के होते हैं। पार्शियल, जिसमें पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होगा। आप देखेंगे बीच वाले फिगर में कि प्लेसेंटा प्रीविया, ये पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। उसमें नॉर्मल प्लेसेंटा प्रीविया भी हमने दिया, और उस फिगर में आप देखिएगा कि उसके टॉप में प्लेसेंटा प्रीविया जुड़ा हुआ है। दूसरे आप फिगर में देखेंगे कि पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसमें कि पार्शियल रूप से जो सर्विक्स के रास्ते हैं, सर्विक्स का जो ओपनिंग्स है उसको ब्लॉक कर रहा है। और ये टोटल कहिए या कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, तो कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में वो नीचे पूरे सर्विक्स को बंद कर दिया गया। ये भी कॉज हो सकते हैं उसके। फिर आइए 5वां कॉज है ओवर डिस्टेंडेड यूटेरस, टू मच एमनियोटिक फ्लूइड और लार्ज बेबी। इसको भी थोड़ा सा हम देख लें कि over distended uterus, one of the most common cause of PPH is uterine atony. Risk factor और एटोनी का मतलब होता है कि यूटेराइन एटोनी और यूटेराइन टोन, उसके जो टोन होते हैं यानी उसमें जो लचीलापन होता है उसमें फ़र्क आ जाना, रेफर्स टू ए सॉफ्ट and weak uterus after childbirth. It happens when uterine muscles don't contract enough to clamp the placental blood vessel shut after childbirth. चाइल्ड के बाद उसको नॉर्मल टोन होने से वहाँ पर संकुचन होता है और उसको बंद कर देता है। ऐसा नहीं होने से, उसमें करापन आ जाने या किसी और कारण से उसमें टोन में गड़बड़ी हो जाने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग होता रहता है। दिस कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी। इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एटोनी में गड़बड़ होने से यह जो ब्लड हैमरेज होगा, यह हैमरेज ये हानिकारक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसकी चिकित्सा तुरंत की जानी चाहिए। फिर यूटेराइन एटोनी रिस्क फैक्टर फॉर यूटेराइन एटोनी इंक्लूडिंग यूटेराइन ओवर डिस्टेंशन caused by multifetal pregnancy यानी polyhydramnios, fetal anomaly और an
एबनॉर्मली लार्ज फीटस। और टू मच, तो यह लार्ज फीटस होने से या एक से अधिक बच्चे होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, यूटेरस ओवर डिस्टेंडेड हो जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में, और फिर यहाँ पर हम फिगर को भी देख लेंगे, और टू मच एमनियोटिक फ्लूइड उसमें हो जाएगा, इसके कारण भी हो सकता है। तो टू मच एमनियोटिक फ्लूइड यदि एब्डोमिनल कैविटी में जमा हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी एमनियोटिक फ्लूइड इज ए लिक्विड, बच्चे चारों तरफ से घिरे रहते हैं उससे, इज ए लिक्विड दैट सराउंड्स द कैसन्स बेबी इन द womb एंड हेल्प्स इन इट्स डेवलपमेंट। वो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के विकास में यह मदद करता रहता है और फ्रीली उसमें वह घूमता रहता है। तो इसमें ये फिगर 5 में हम इस बात को देखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा, अब ये जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, फिर हम देखें कि मल्टीपल बेबी प्रेगनेंसी बताया था। मल्टीपल जब प्रेगनेंसी होगा उसमें बेबी का एक से अधिक, मल्टीपल बेबी प्रेगनेंसी। फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डिजॉर्डर यदि होते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान, हाई ब्लड प्रेशर का डिजॉर्डर होने से भी उसमें प्रेगनेंसी के दरमियान होने से ऐसा पीपीएच हो सकता है। हैविंग, फिर इसके अगले कॉज हैं हैविंग मेनी प्रीवियस बर्थ्स, बहुत सारे बच्चे जन्म लिए हों उससे। फिर प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत लंबा समय तक लेबर पेन हो और बच्चे होने के बाद। इसके एक और कारण इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। बर्थ के दरमियान वो यूटेंसिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी यूटेंसिल्स, यदि वह प्रॉपर ढंग से स्टरलाइज नहीं है या वह प्रसव रूम स्टरलाइज नहीं है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसके वजह से पीपीएच हो जा सकती है। एक कारण शरीर का जो ओबेसिटी है, मोटापा, ये भी कारण इसके बन सकते हैं। यूज़ ऑफ फॉर्सेप और वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी, कभी कभी बच्चे के बड़े होने पर या यूटेरस के मुंह छोटा होने पर डिलीवरी फॉर्सेप से डिलीवरी कराया जाता है। दोनों तरफ से फॉर्सेप लगा के बच्चे को धीरे से निकाल लिया जाता है। साथ ही साथ या वैक्यूम असिस्टेंट डिलीवरी भी होता है, वैक्यूम से उसे खींच लिया जाता है। फिर एक और इधर है कि एशियन हिस्पैनिक एथनिक बैकग्राउंड्स भी हो सकते हैं इसमें रेफर्स टू एशिया और स्पेनिश और लैटिन अमेरिकन ओरिजिन के पीपुल्स में यह ज़्यादातर देखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा। फिर थोड़ा सा और हम लोग देख लें सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। द अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, डिसीज्ड ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा, ब्लीडिंग बंद नहीं होगा और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। इंक्रीज हार्ट रेट, जब ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा तो ऐसी स्थिति में ब्लड के कमी होने के कारण हार्ट रेट तेज हो जाएगा ताकि उतना ऑक्सीजन उसको पूर्ति करना पड़ता है। तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट स्वाभाविक है, ब्लड कम जाने से काउंट कम जाएगा। स्वेलिंग एंड पेन इन वेजाइना फॉर्म ए हीमेटोमा। तो ये 5 मेजर जो सिम्टम्स हैं उसके डायग्नोज करने के पीपीएच का। कॉम्प्लिकेशंस इसके हैं कि सीवियर ड्रॉप्स इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड एंड मे लीड टू शॉक एंड डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, और ये अच्छा से यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ऐसी स्थिति में
मृत्यु तक हो सकती है। इसके ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसे यह क्यूरेबल है, ज़्यादातर क्योर हो जाता है, लेकिन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से। तो इन्हीं बातों के साथ आज के हम इस एपिसोड को हम चाहेंगे लंबा ज़्यादा नहीं हो, इसलिए आज के हम एपिसोड को फिर कंटिन्यू करेंगे दूसरे एपिसोड से। तो ये पहला पार्ट को आपने देखा पीपीएच के, फिर हम कल इसके रिस्क फैक्टर्स ऑफ पीपीएच, फिर और इसके जो रूब्रिक्स हम बनाएंगे, रूब्रिक्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ फिर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे और केस हिस्ट्री हम प्रोड्यूस करके रेपर्टाइज करके आप लोगों को फिर बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें और आपको और क्या चाहिए, क्या एस्पेक्ट हमसे आप रखते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें। और आपके जो भी अनुभव हों वो हम बार बार आपको ये क्या कहते हैं कि हम आपको बुलाते हैं, कहते हैं कि बार बार आपका वेलकम है कि हमको कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, या आप स्वयं रखना चाहते हैं तो इसमें आप हमको आपको हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अनुभव अपना रख सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर हम आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, साथ ही साथ कमेंट्स करने के लिए हम एक बार फिर आमंत्रित करते हैं आपको। इन्हीं बातों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।